नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 14 जून 2025 के टॉप 6 करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स जीके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट और मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों 51वां जो G7 शिखर सम्मेलन है 15 से 17 जून, तो आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा में आयोजित किया जाएगा 15 से 17 जून के बीच में। आइए दोस्तों जानते हैं 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो दोस्तों 51वां जो जी शिखर सम्मेलन है 15 से 17 जून कनाडा के अल्बर्टा में कनानास्कस में आयोजित होगा। दोस्तों यह दूसरी बार है जब कनाडा ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। दोस्तों यह कनाडा जो है दूसरी बार इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। बात करें जो पहली बार कनाडा ने 2002 में 28वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। दोस्तों G7 शिखर सम्मेलन जो है एक वार्षिक बैठक है और G7 में 7 विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देश शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। इसमें दोस्तों शामिल है कनाडा, शामिल है फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका इस G7 में शामिल देश हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने अभी ऊपर आपको 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में बताया है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। यह कहाँ आयोजित हुआ था और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो दोस्तों यह जो है 50वां G7 शिखर सम्मेलन आपको याद रखना है कब आयोजित हुआ था। तो 13 से 15 जून 2024 में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित हुआ था तो आपको याद रखना है इटली के अपुलिया के फसानो में यह जो है G7 50वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इस बात करें तो इसमें जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन है, इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और जो 49वां G7 शिखर सम्मेलन है 2023 में, वो कहाँ हुआ था तो आपको ये भी याद रखना है, ये हुआ था जापान में। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या है, फ्रेंच ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों अभी फ्रेंच ओपन हुआ है हाल ही में, इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है कार्लोज अल्कराज ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्लोज अल्कराज ने यह फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है। आइए दोस्तों जानते हैं फ्रेंच ओपन 2025 से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जाम के बेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्लोज अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराकर 2025 फ्रेंच ओपन जीता है। तो किसको हराया आपको याद रखना है, जैनिक सिनर को हराकर यह खिताब जीता है। यह अल्कराज की लगातार दूसरी फ्रेंच ओपन है दोस्तों। इससे पहले जो 2024 था फ्रेंच ओपन, वो भी यह कार्लोज अल्कराज ने जीता था और यह इनका दूसरा लगातार फ्रेंच ओपन खिताब है। और इनके पास दोस्तों कुल 5वीं ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीत है। तो इनके पास टोटल कितने ग्रैंड स्लैम है तो आपको याद रखना है 5 इनके पास टोटल ग्रैंड स्लैम हो गए हैं कार्लोज अल्कराज के पास। और बात करें दोस्तों, यह मुकाबला जो है 5 घंटे 29 मिनट तक चला, जो फ्रेंच ओपन इतिहास का सबसे लंबा मैच था। जो यह फाइनल दोस्त मैच हुआ है जैनिक सिनर और कार्लोज अल्कराज के बीच में, यह लगभग 5 घंटे 29 मिनट तक चला, जो फ्रेंच ओपन इतिहास का सबसे लंबा मैच था। कार्लोज अल्कराज जो 22 वर्ष के हैं वो स्पेन से संबंधित है। तो दोस्तों कार्लोज जो अल्कराज हैं वो कहाँ के हैं तो आपको ये भी याद रखना, वो स्पेन देश से हैं। आइए दोस्तों जानते हैं फ्रेंच ओपन 2025 के अन्य विजेताओं की सूची। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ग है, किस वर्ग में है और यहाँ पे विजेता और यहाँ पे उप विजेता हैं।
तो बात करें दोस्तों पुरुष एकल में, तो अभी ये मैंने आपको बताया कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है। और उप विजेता जो है जैनिक सिनर हैं, ये है इटली के, ठीक है। वही बात करें महिला एकल की, तो महिला एकल में किसने जीता है यह खिताब, तो आपको याद रखना है कोको गाफ जो है, इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब, और यह अमेरिका से हैं। अब वही बात करें उप विजेता कौन रही है, तो आरियाना सबालेंका जो रही हैं, ये बेलारूस की हैं। यह उप विजेता रही हैं महिला एकल फ्रेंच ओपन में। वहीं बात करें दोस्तों पुरुष युगल की या पुरुष डबल में, तो यहाँ पे दोस्तों जो विजेता रहे हैं वो रहे मार्सेल ग्रेनोलर्स, ये स्पेन से हैं। और होरासियो जेबालोस, ये दोस्तों अर्जेंटीना के हैं, ये विजेता रहे हैं जो पुरुष डबल में। वहीं बात करें उप विजेता कौन रहे हैं, तो जो सैलिसबरी और राजीव राम, ये दोस्तों जो सैलिसबरी जो है वो ब्रिटेन के हैं, और जो राजीव राम है वो अमेरिका से है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वहीं बात करें महिला डबल्स या महिला युगल में, विजेता कौन है, तो जैस्मिन पाओलिनी और सारा ईरानी, ये दोनों दोस्तों इटली की हैं। और वहीं बात करें उप विजेता, तो अन्ना डेनिलीना और एलेक्जेंड्रा क्रूनिक, ये दोनों दोस्तों कजाकिस्तान के हैं। तो ये सारे विजेता भी हैं, इनको भी आपको याद रखना है, ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा क्या है, खीचन और मेनार किस राज्य में स्थित है जिन्हें रामसर साइट्स साइट्स मतलब स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों अभी जो है ये खीचन और मेनार जो है, इसको इसको रामसर साइट्स में की सूची में शामिल किया गया है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बताता हूँ मैं कुछ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर खीचन और मेनार को रामसर साइट घोषित किया गया। तो दोस्तों कब घोषित किया गया है, आपको याद रखना है, अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसी दिन खीचन और मेनार को रामसर साइट घोषित किया गया है, जिससे दोस्तों भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 91 हो गई है। और इससे पहले दोस्तों कितनी थी, तो आपको याद रखना है 89 थी रामसर साइटों की संख्या भारत में। वहीं बात करें दोस्तों, तो एशिया में सर्वाधिक हो गई है, भारत जो है पहले नंबर पर है एशिया में रामसर साइट के मामले में। बात करें दोस्तों राजस्थान में अब कुल कितने हो गए हैं रामसर साइट, तो आपको याद रखना है 4 रामसर स्थल हो गए हैं। कौन कौन से हो गए हैं, तो खीचन और मेनार ये 2 हो गए हैं, और एक सांभर झील है तीसरा, और केवलादेव और घाना राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है ये रामसर साइट्स में। बात करें दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक 175 स्थल हैं, और इसके बाद में दोस्तों मैक्सिको जो है इसमें 144 रामसर साइट्स हैं। और भारत जो दोस्तों है वो तीसरे नंबर पर आता है रामसर साइट्स के मामले में पूरे विश्व में, जिसके पास अब कितने हो गए हैं, 91 रामसर साइट्स हो गए हैं। बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत में तमिलनाडु में सबसे अधिक 20 रामसर स्थल हैं, और वहीं उत्तर प्रदेश में दोस्तों दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जिसमें 10 रामसर स्थल हैं। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेनार वेटलैंड उदयपुर, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो दोस्तों ये जो मेनार वेटलैंड है ये कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है मेनार और खिरोदा गांव, वल्लभ नगर तहसील, उदयपुर जिला, राजस्थान में स्थित है मेनार वेटलैंड। और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 463.414 हेक्टेयर, इसका जो कुल क्षेत्रफल है। इसको दोस्तों पंछी गांव के नाम से भी जाना जाता है, इस मेनार वेटलैंड को पंछी गांव के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों 110 जल पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं इस वेटलैंड में। वहीं बात करें दोस्तों खीचन वेटलैंड के बारे में, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है फालोदी और जोधपुर जिला, राजस्थान में। इसका कुल क्षेत्रफल है 54.187 हेक्टेयर, इसका कुल क्षेत्रफल है। और यहाँ पर दोस्तों 150 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। और दोस्तों सर्दियों में 22,000
से भी अधिक डेमो डेमोइलसल क्रेन्स प्रवास करते हैं इस वेटलैंड पर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि किस क्रमांक के रूप में मनाई गई? तो दोस्तों अभी हाल ही में 9 जून को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। तो इस साल दोस्तों आपको याद रखना है, भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, आइए दोस्तों इससे संबंधित मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। तो 9 जून 2025 को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई। भगवान बिरसा मुंडा एक महान जननायक, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक सुधारक और आदिवासी समुदाय के प्रतीक थे। दोस्तों बात हो रही भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में, तो आइए मैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देता हूँ। इनका दोस्तों जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 उलीहातू गांव, खूंटी जिला, झारखंड में। इनका दोस्तों उपनाम है जो धरती आबा, इसका जो मतलब है, इसको पृथ्वी के पिता, और इनका जो भगवान है ये ईश्वर का दूत इनका उपनाम है। ये किस जनजाति से वो संबंध रखते हैं, तो आपको याद रखना है मुंडा जनजाति। और इनका जो मुख्य आंदोलन है उलूगुलान आंदोलन, या 1899 से 1900 ब्रिटिश जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ इन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था 1899 से 1900 के बीच में। बात करें दोस्तों इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 9 जून 1900 में, रांची जेल में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ली जेम्यांग को जून 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ली जेम्यांग ये है दोस्तों इनकी फोटो, ली जेम्यांग। इनको दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को राष्ट्रपति इनको चुना गया है। ये दोस्तों आप इनकी फोटो देख सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं चर्चा में क्या है इस प्रश्न से संबंधित। ली जेम्यांग ने जून 2025 को दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। तो ये दोस्तों दक्षिण कोरिया के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, तो आपको याद रखना है 14वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति यू सुक योल के महाभियोग के बाद 3 जून 2025 को हुए राष्ट्रपति उपचुनाव में जीत हासिल की। बात करें दोस्तों चुनाव में, तो चुनाव में जो डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि डीपी के उदारवादी नेता ली जेम्यांग ने 47% वोट हासिल किए, जबकि सत्तारूढ़ रूढ़िवाद पीपुल्स पावर पार्टी यानी कि पीपीपी के किम मून सू को लगभग 41% वोट मिले। बात हो रही दोस्तों दक्षिण कोरिया की, तो आइए मैं दक्षिण कोरिया के बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ। दक्षिण कोरिया पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। दक्षिण कोरिया केवल उत्तर कोरिया के साथ भूमि साझा करता है। इसकी दोस्तों समुद्री सीमाएं जो है चीन और जापान से लगती हैं। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया है वो केवल उत्तरी कोरिया के साथ में भूमि सीमा साझा करता है, और इसकी जो समुद्री सीमाएं हैं वो चीन और जापान के साथ लगती हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है सियोल, और यहाँ की मुद्रा जो है, मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वोन। और यहाँ के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं ली जेन म्यांग, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट और मेरी वीडियो क्वालिटी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करें। प्लीज़ मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है दोस्तों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस महेंद्र देव। ये दोस्तों एस महेंद्र देव है, इनको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो एस महेंद्र देव एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने नीति आयोग के
उपाध्यक्ष सुमन बेरी की जगह ली है। तो किसकी जगह ली है इन्होंने? सुमन बेरी की जगह ली है। सुमन बेरी ईएसी पीएम का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। तो ये सुमन बेरी जो थे, ये इसका ईएसी पीएम का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। उनसे पहले विवेक देवराय अध्यक्ष थे। तो सुमन बेरी से पहले दोस्तों कौन अध्यक्ष थे? विवेक देवराय अध्यक्ष थे, जिनका दोस्तों निधन हो गया था 1 नवंबर 2024 को। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। सुमन बेरी से पहले जो अध्यक्ष थे विवेक देवराय थे, और उनका निधन 1 नवंबर 2024 को हो गया था। वर्तमान चेयरमैन एस महेंद्र देव इससे पहले एक्सिस बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे। तो जो अभी ये एस महेंद्र देव बने हैं, वो वर्तमान चेयरमैन जो है ईएसी पीएम के, वो इससे पहले एक्सिस बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे। ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। दोस्तों बात हो रही नियुक्तियों की, तो आइए देखते हैं हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है अश्वनी लोहानी जो है, ये बने हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक। बात करें टीवीएस मोटर के अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है सुदर्शन वेणु। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो सर रॉल्फ स्पेथ की जगह यह लेंगे। वहीं बात करें दोस्तों भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है शैलेश मेहता बने हैं, और इन्होंने एन सुरेश कृष्ण का स्थान लिया है। बात करें दोस्तों 2025 और 26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है राजीव मेनानी जी जो है सीआईआई के अध्यक्ष बने हैं, और इन्होंने संजीव पुरी का स्थान लिया है। वहीं बात करें दोस्तों समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एमपीईडीए का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है राम मोहन एमके को इसका निदेशक एमपीईडीए का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास टॉप 6 करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।